अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शाह चौधरी। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, बजट 2022 एनालिसिस, व्हाट डिड मिडिल क्लास गेट। तो जी आज की वीडियो जो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है बजट 2022 के हवाले से। और यहाँ पे मतलब मैं पाकिस्तान का बजट, मिनी बजट भी बोला है, उस हवाले से बात करूंगा कि उसने तो महंगाई कर दी है। अब देखते हैं कि इंडिया में जो बजट 2022 पेश किया गया है या किया जाएगा, क्योंकि वीडियो हमने पहले नहीं देखी, तो देखते हैं और उसके बाद जो है एंड पे अपना देंगे रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है बजट के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो न्यू इंडिया 2022 सरकार ने एक जबरदस्त कैंपेन चलाई थी इस साल को लेकर। कहा था कि ढेर सारे वादों की डेडलाइन रहेगा ये साल 2022। हर इंडियन को एक घर मिलेगा 2022 तक, हर घर तक पानी पहुंचेगा 2022 तक, हर गांव में 24/7 बिजली पहुंचेगी 2022 तक, फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक, यहां तक कि बुलेट ट्रेन भी एक हकीकत बन जाएगी 2022 तक, ऐसा कहा गया था। क्योंकि 2022 में न्यू इंडिया बनेगा। अब वो साल आ चुका है और बजट भी आ चुका है इस साल का। तो क्या है इस बजट में मिडिल क्लास के लिए, कितने सपने हकीकत बनेंगे, क्या इसमें अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इस साल का बजट फोकस करता है इंडिया के लिए अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने पर। यानी अभी तक हम इंडिया एट 75 की बात कर रहे थे, अब से हम इंडिया एट 100 की बात करना शुरू कर देंगे। ये है अमृतकाल इंडिया के लिए। This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal from India at 75 to India at 100. इन्होंने 4 एरियाज ऑफ फोकस बताए: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पीएम गति शक्ति प्लान के अनुसार 7 इंजन्स होंगे ग्रोथ के: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कई लोगों ने इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि बेसिकली यहां पर नए शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केटिंग के लिए और पुराने शब्दों को भुलाया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज एक टाइम पर कहा जाता था, 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे कहा जाता था। कहां गई वो स्मार्ट सिटीज? अब उनकी क्यों नहीं बात करी जाती? तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ सालों बाद सरकार इन शब्दों को फिर से भुला देगी। तो कुछ ठोस नंबर्स पर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा बूस्ट मिला है 35% से अगले साल के लिए। और सरकार ने कहा है नेशनल हाईवेज नेटवर्क को एक्सपैंड कर दिया जाएगा 25,000 किलोमीटर तक अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि अच्छी चीजें हैं। हमें यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो अच्छी चीज नहीं है वो है मनरेगा का रिडक्शन। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल जॉब्स के लिए सबसे बड़ी स्कीम है सरकार की तरफ से, और सरकार ने इसका बजट 25% से कट कर दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल 98,000 करोड़ से लेकर इस साल 73,000 करोड़ के आसपास कर दिया है। ये करने के पीछे ज्यादा रीजन नहीं बताया गया, तो सवाल तो यहां पर बनता ही है कि क्या सरकार को इंटरेस्ट भी है अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज पर फोकस करने में। डेटा के अनुसार करीब 30 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे इंडिया में 2019 में, और कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद ये नंबर करीब 10 मिलियन से ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ और एस्टिमेट्स के अनुसार 50 मिलियन से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है देश में आज के दिन। तो ये बेरोजगारी तो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। इसके अलावा सरकार ने फूड सब्सिडीज का बजट भी 27% से कट कर दिया है। 2.99 लाख करोड़ से लेकर 2.07 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, और सेम विद फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। अगर इतनी जगह बजट कट किया गया है तो बढ़ाया कहां पर गया है बजट? एक अच्छी चीज, एजुकेशन पे स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ा दी गई है। इस साल 1.04 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे पिछले साल के 93,000 करोड़ के कंपैरिजन में। मेरी राय में ये एक छोटा सा इंक्रीज मैं इसे कहूंगा, अच्छा है लेकिन छोटा इंक्रीज है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी 2020 में, जिसकी मैंने बहुत तारीफ भी करी थी, उसमें सरकार ने कहा था कि उनका एम है 6% ऑफ जीडीपी तक ले जाना एजुकेशन बजट को, और ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन 6% के अभी भी बहुत बहुत दूर है। ये 3% के अराउंड है अभी भी। एजुकेशन की फील्ड में और बात करें तो सरकार ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का भी प्रपोज किया है, और 1 क्लास 1 टीवी चैनल की स्कीम को भी एक्सपैंड करने को कहा है। ये 12 से लेकर 200 टीवी चैनल्स तक एक्सपैंड करी जाएगी, ताकि सप्लीमेंट्री एजुकेशन दी जा सके हर रीजनल लैंग्वेज में देश के,
ताकि जो भी लॉस हुआ है हमारे फॉर्मल एजुकेशन में कोविड की वजह से उसे मेकअप किया जा सके। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट में एक बहुत छोटा सा इंक्रीज किया है, 86,000 करोड़ से लेकर 86,200 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन जो पैसा मेडिकल और पब्लिक हेल्थ में स्पेंड किया जा रहा था उसमें एक बहुत बड़ा 45% का बजट कट देखने को मिला है। 74,000 करोड़ रुपए से लेकर अप्रोक्सीमेटली 41,000 करोड़ तक कट कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार ने रीजनिंग दी है कि कोविड वैक्सीनेशन में अब इतना पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज यह है इस बजट में कि सरकार ने मेंटल हेल्थ पर एक नया फोकस डाला है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सेटअप किया गया है, जिसके अंडर 23 से ज्यादा टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे लोगों की मदद करने के लिए। और आप जानते ही हैं ये एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत कम फोकस किया जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। और पैंडेमिक के दौरान लोगों की मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बुरा असर पड़ा है घर के अंदर लॉकडाउन रहकर। WHO के अनुसार हर 4 में से एक परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जिसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, और ऐसे केसेस में परिवार से, दोस्तों से बहुत कम सपोर्ट मिलता है। तो सरकार यहां पर यह करके एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है। आगे बात करें तो डिफेंस बजट को करीब 10% से बढ़ा दिया गया है, 4.78 लाख करोड़ से लेकर 5.25 लाख करोड़ तक। और स्पोर्ट्स बजट में भी एक बड़ा इंक्रीज दिखा है, 300 करोड़ का इंक्रीज इस साल अब बजट कर दिया गया है 3,000 करोड़ रुपए। एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके पीछे रीजन बताया जाता है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्संस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, शायद उसकी वजह से सरकार इन्फ्लुएंस्ड हुई हो स्पोर्ट्स पर और पैसा खर्च करने के लिए। और अब आते हैं इस बजट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मिडिल क्लास। एक आम आदमी को क्या मिला इस बजट में? एक आम आदमी को वही मिला दोस्तों जो पिछले कई बजटों से मिलता हुआ आ रहा है, एक बहुत बड़ा कुछ भी नहीं। सही सुना आपने, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज आएगा, सरकार थोड़ा सा उन्हें बढ़ा देगी ताकि टैक्स बर्डन कम हो सके मिडिल क्लास आदमी के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। ट्विटर पर मिडिल क्लास ट्रेंड करने लग रहा था जब ये बजट सुनाया जा रहा था। तो एक आम आदमी की फाइनेंशियल हालत बहुत बिगड़ी इस पैंडेमिक के दौरान। कई इकोनॉमिस्ट का कहना था कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है तो हमें यहां पर मिडिल क्लास पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसे रहेंगे मिडिल क्लास लोगों के पास तो वो ज्यादा उस पैसे को खर्च करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन होगी तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिमांड की वजह से सप्लाई आएगी और तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव करेगी। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। सरकार के सपोर्टर्स यहां पर आर्ग्यू करने को कहेंगे कि देखो टैक्स कम नहीं किया लेकिन कम से कम बढ़ाया भी तो नहीं सरकार ने टैक्स, तो इसी से ही खुश रहो आप। ये सुनकर आपको एक दफा लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सोचकर देखो, इन्फ्लेशन की वजह से साल भर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो जा रही है लेकिन टैक्स के स्लैब वही हैं। कितनी है ऑन एवरेज इन्फ्लेशन? यहां पर 6 से 7% इन्फ्लेशन हमें हर साल देखने को मिलती है। चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही रहती है, आपकी सैलरी पर टैक्स उतना ही लगता है। अगर टैक्स के स्लैब इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ेंगे आगे तो इसका मतलब है कि साल भर साल सरकार आपसे ज्यादा टैक्स का पैसा लूट रही है। लेकिन जरा सोचकर देखो, यहां पर सरकार क्या सही में आपके टैक्स के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रही है? क्या आपको देश में डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है? क्या आपको देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आती हुई दिख रही है? इन्फ्लेशन की वजह से एक आम सैलरीड इंसान से ज्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है और यहां पर टैक्स कट्स किए जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। अगर आपने पिछले 3 साल से बजट्स को फॉलो किया है तो साल भर साल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम होता गया है। वैसे अगर आप टैक्स बचाने के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, यहां एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा टैक्स सेव करने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे कुवेरा ऐप पर। कुवेरा पर ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप 46,000 रुपीज तक टैक्स बचा सकते हैं और साथ ही उसी इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये एक बड़ा जाना माना टैक्स सेव करने का तरीका है जो सरकार ने अभी भी रख रखा है। इसके अलावा आपको कुवेरा ऐप पर पर्सनल फाइनेंसिंग की प्लानिंग के लिए सबसे अच्छे एडवाइस मिलेंगे। कंप्लीटली फ्री और फेयर है, कोई फोमो नहीं है, कोई मिस सेलिंग नहीं है, तभी कुवेरा आपके लिए एक बड़ी सेफ स्पेस है इन्वेस्ट करने के लिए। फ्री टू डाउनलोड ऐप है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, चेक कीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इसके अलावा क्रिप्टो पर काफी ज्यादा फोकस किया गया इस बजट में। फैसला लिया गया कि RBI एक डिजिटल रुपी इशू करेगा जिसकी मदद से कहा जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। अब ये एक ऐसा डिसीजन है जो काफी कंट्रोवर्शियल है। इंडिया पहली कंट्री नहीं होगी जिसने अपनी ही करेंसी की एक क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करी हो, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी के फैंस हैं वो मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन है,
कि यहां पर एक करेंसी है जो किसी भी एक बड़े बैंक या किसी भी एक सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं करी जा रही है। तो जब दुनिया की अलग अलग सरकारें या बड़े बड़े बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली जो बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है वो उसके अगेंस्ट जाता है। अभी एक ऐसी चीज है जिसकी डिटेल में किसी और वीडियो में चर्चा करी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने अब टैक्स भी करने का फैसला लिया है। क्रिप्टो को 30% का टैक्स लगाया जाएगा क्रिप्टो पर। इनफैक्ट क्रिप्टो पर ही नहीं बल्कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट पर, इसमें एनएफटीज भी इंक्लूड करी जा रही हैं। और ये 30% का टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर है। अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपको वहां से प्रॉफिट मिलता है तो आपके प्रॉफिट्स पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉस उठाना पड़ता है वहां पर, आप उस लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते अपने बाकी और इनकम से। तो इसको लेकर भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया सरकार को, ये कहते हुए कि अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन अगर कुछ हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, तो उसका 30% सरकार ले जाएगी। यहां पर एक चीज जरूर है, यहां पर अगर आप लॉस सह रहे हो, आप उस लॉस को ऑफसेट कर सकते हो बाकी किसी डिजिटल एसेट से ही, बाकी और क्रिप्टो से ही। तो अगर आपको किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करने से लॉस हुआ है किसी और दूसरे से प्रॉफिट मिला है, उससे उस लॉस और प्रॉफिट को आप कंबाइन करके देख सकते हो कितना प्रॉफिट एंड में निकला है और उस पर 30% टैक्स भरोगे। अब सरकार का ये क्रिप्टो पर टैक्स लागू करना एक तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है क्रिप्टो करेंसी को देश में। हालांकि इसे लीगल नहीं कहा है अब तक, लेकिन इसे देखा जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है लीगलाइज करने की। लेकिन फिर भी सरकार ने अगर लिटरली नहीं कहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है और फिर भी सरकार उस पर टैक्स चार्ज कर रही है, तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है कि सरकार किसी चीज को लीगल एक्नॉलेज नहीं करती लेकिन फिर भी सरकार उससे टैक्स का पैसा जरूर लेगी। इसके अलावा कुछ और चीजें जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ई पासपोर्ट्स, यानी वो पासपोर्ट्स जिनके अंदर चिप एम्बेड किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी डेवलप्ड कंट्रीज के पासपोर्ट्स में ऑलरेडी यूज की जाने लग रही है। अब इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करी जाएगी 2022-23 से, सरकार ने कहा है। फिर 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराई जाएगी 2022-23 में, तो 4G के बाद अब 5G भी आने वाला है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा बोल्ड प्रॉमिस किया है यहां पर, ऑप्टिकल इंटरनेट फाइबर सारे इंडियन गांव में 2025 तक हमें देखने को मिलेंगे। अब वादे यहां पर बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में हर साल बजट में, लेकिन बात इसी पर आकर अटक जाती है कि एक्चुअली में कितना इन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 2022 को लेकर इतनी सारी प्रोमिसेस करी गई थी कि अनबिलीवेबल था। उनमें से कितनी एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो पाई है सरकार के द्वारा, कितनी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी बात बिल्कुल ही करनी बंद कर दी है सरकार ने। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। यहां पर आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये एक भाई ने हमें सजेस्ट की थी और वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन थी इंडिया के मुताल्लिक, और काफ़ी सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ जो होता है। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि कुछ वादे होते हैं जिनको पेंडिंग में रखा जाता है और बाद में फिर सही टाइम आने पे उन पर बात की जाती है। तो अभी जो वीडियो के द्वारा हमें यही लगा कि अभी उनको ये चीज़ जो है बेहतर लगी कि एक और नई बात, एक और नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और उसको लेके उन्होंने चर्चा की, उसको लेके उन्होंने बात की। स्मार्ट सिटी के वाले से तो ऑलरेडी बातें हो चुकी थी और सारा कुछ हो चुका था, लेकिन जो वीडियो हमने देखी यहाँ पे बैठ के, तो इसमें यही है कि काफ़ी कुछ जो है हमारे लिए तो भाई नया ही है और बढ़िया है, लेकिन आप इंडियन जो है लोग, उनके लिए हो सकता है कि मतलब कुछ कम हो या कुछ इस तरह का चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बढ़िया लगी, वो वाकई भाई कहते रहते हैं कि हमें जो है एक पर्सन से मतलब नहीं होता, हमें काम से मतलब होता है। और अक्सर ये बात हमें सुनने में मिली है कि अगर कोई अच्छा करेगा तो भाई हम उसके काम की वजह से उसकी इज्जत करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। अगर वो काम नहीं करता तो वो फिर हमारे लिए मतलब कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो जितना भी मतलब वो क्या लोग माना जाना हो या जैसा भी हो, तो काम से मतलब होता है। और उसके अलावा जो है मिडिल क्लास की तो बात की, इंसान की कदर भी मेरे ख्याल में काम से ही होती है, क्योंकि इंसान तो सारे ही इंसान हैं, जितने भी लोग हैं। पर्सनैलिटी किसी की बनती है तो काम की वजह से बनती है। अगर आपके काम जिस तरह के हैं, आपको वैसी पर्सनैलिटी बन जाएगी, आपको वैसे उस पर्सनैलिटी के एतबार से माना जाएगा। और अगर आपके काम सोशल हैं तो सोशल एतबार से आपको माना जाएगा। अगर आपके काम सियासी हैं तो सियासी एतबार से आपको माना जाएगा। और अगर आपके काम जिस तरह मोदी जी सबसे पहले इन्होंने RSS में काम किया
और आरएसएस में फिर इनकी जितनी काविशें थी, काम थे, लोगों को पसंद आए और बाद में फिर आगे इसको लेकर चले और लोगों ने ट्रस्ट किया और आज काफ़ी ज़्यादा लोग उन पर मुतमिन हैं, मोटिवेट हैं। और अगर कुछ लोग डीमोटिवेट हैं तो वो यकीनन मुतमिन हो रहे हैं उनके कामों को देखकर, क्योंकि काम जो होते हैं ये काम मनवा देते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी ज्यादा ये मिनी बजट के एतबार से जो हम सुन रहे थे, बजट था ये, मेन बजट था। तो ये देखिए इसमें ये है कि एक जो टैक्स की परसेंटेज को बढ़ाया नहीं गया, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा स्टेप है। और दूसरा बात की गई मिडिल क्लास, और दूसरा ये बात की गई कि वो जो टैक्स था उस टैक्स को अगर लिया जा रहा है तो उसको कहाँ लगाया जा रहा है, उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। तो अगर वो किसी भी कंट्री का टैक्स अवाम पर बोझ नहीं होता, जब वो टैक्स किसी अच्छे काम में अवाम पर ही लगा दिया जाए, तो यकीनन मोदी जी वहाँ जितना भी टैक्स ले रहे हैं अवाम से वो अवाम पर लगा रहे हैं, फिर भला वो मेट्रो की सूरत में या अपनी आर्मी डिफेंस की सूरत में या जिस तरह भी। तो यकीनन जो भी आर्मी कुछ अगर परचेज करती है आउट ऑफ कंट्री से या फिर कोई भी मुल्क किसी दूसरी कंट्री से कुछ चीज लेता है हथियार की सूरत में, मिसाइल की सूरत में या फिर जो भी कुछ जो आपके मुल्क में नहीं है, तो ये सारी चीजें एक खास पर्सन के लिए नहीं होती है, ग्रुप के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री के दिफा के लिए होती है। तो ये पैसा लोगों के टैक्स का ही होता है, वरना गवर्नमेंट के पास कहाँ इतना पैसा होता है। सारे लोग कमाते हैं और प्रॉफिट लेते हैं और प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने गवर्नमेंट को देते हैं और फिर गवर्नमेंट वो पैसा उन्हीं लोगों पर लगाती है। लेकिन वो किस तरह लगाती है ये गवर्नमेंट का रूल होते हैं, कौन सी चीजों ने किस जगह पे जरूरत है। तो काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग बातें थी और काफी इस वीडियो में देखकर हमें भी पता चला कि और आने वाले वक्तों में मिडिल क्लास का भी जरूर ख्याल रखेंगे और मिडिल क्लास को डेवलप करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास वाकई भाई की बात जो है वो बिल्कुल ठीक थी कि अगर मिडिल क्लास जो है वो वही रहते हैं तो फिर भाई वो मतलब मुल्क के लिए जो है ना वो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास वो होते हैं जो काफी कुछ जो है वो नया मतलब कुछ अगर उसने कोई घर बनाना है, कोई चीज गाड़ी लेनी है, बाइक वगैरह कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं, उनके पास पैसा हो तो वो उनके पास नहीं रहता। मिडिल क्लास हमेशा कोशिश करता है कि मेरा पैसा जो है मेरे घर के किसी काम आ जाए, मैं कोई बेहतर कर सकूं, अपने घर को सही कर सकूं, बेस्ट बना सकूं। तो जब वो पैसा हरकत करता है तो फिर उसमें से जो है गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है और सारा कुछ होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मिडिल क्लास के पास पैसा होना चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की तो 30 मिलियन का एक फिगर जो है वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन ओवरऑल जितनी पॉपुलेशन है 30 से 40 मिलियन भी हो गया तो भी बड़ा तो है। लेकिन हमारी इस आज की हम इसको अगर कंपैरिजन में लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के लोगों की तादाद के हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि ये कम ही होगा परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पे इंडिया से ज्यादा है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ज्यादा है। यहाँ तो काफी देर से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जहाँ लोग अपना रोजगार ढूंढ सके या कुछ इस तरह का, क्योंकि रोजगार तब ही मिलते हैं जब कोई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। तो इधर अगर मोटरवे का एक प्रोजेक्ट था सीधा, तो वो आप देख सकते हैं कि वहां से चाइना से वहां के मेरे ख्याल में कैदी भी इधर आकर काम करते रहे इंजीनियर के साथ, तो इधर के इंजीनियर भी मजदूरी कर रहे थे। तो ये चलता रहता है। इस वीडियो के अंदर हमने जो सीखा उसमें ये है, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत होती है। आप अपनी गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स पे करें, आपकी गवर्नमेंट आप पर वो टैक्स लगाएगी ईमानदारी से। और यकीनन गवर्नमेंट जो होती है ये टैक्स से ही चलती है। और आने वाले वक्तों में जो है इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, अगर अभी नहीं मिला तो जरूर मिलेगा। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।